हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नवोदय प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। एकदम नया है। सेट को भी तैयार किया है डाइट रतोड़ा जनपद रुद्रप्रयाग की टीचर्स ने। ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है जो आगामी नवोदय परीक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और है, जो बच्चे सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो सीधे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए आज सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं गणित। पहला प्रश्न है 78,045 में 8 व 4 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो इसमें 8 का स्थानीय मान देखिए, 8 की दाएं तरफ 3 अंक हैं तो 8 के आगे 3 जीरो। यहाँ 4 के आगे केवल 1 अंक है तो 4 के आगे 1 जीरो। तो अंतर बताना है। तो अंतर हो गया 7,960। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थहीन है? अर्थहीन का आशय है जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो देखिए ये 10 है, ये 5 है तो 10 5 15 हो गया 15। ये 10 है, ये 9 है तो 10 9 19 हो गया 19। देखिए ये 9 है तो दहाई में कभी 9 आता ही नहीं है, यानी दहाई में 90 आता है। तो 90 कैसा होना चाहिए था? दहाई में ये 9 दहाई 90 ऐसा इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये आई एक्स है तो ये गलत है, तो यही आंसर है। ये देखिए 10 20 है 4 है यानी 24 है 24 है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 6 0 4 7 8 से बनी है। तो इनसे जो संख्या बनती है तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखते हैं 8, उसके बाद सबसे बड़ा बचा 7, उसके बाद सबसे बड़ा बचा 6, उसके बाद सबसे बड़ा बचा 4 और उसके बाद बचा सबसे छोटा 0। तो आपने ये देखना है कि इनमें से, क्योंकि यहाँ सम संख्या पूछी है तो ये देखिए ये सम संख्या ही बन रही है, क्योंकि इसकी इकाई में शून्य है, जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 होता है वो सम संख्या होती है। देखिए ये स्क्वायर है 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर को अगर जोड़ा तो 1240 आया। तो हम क्या करेंगे, इसका जोड़ 240 में हम भाग दे देंगे, 4 तिया 12, उत्तरा 4 4 एकम 4। अभी 0 बार 0 में भाग दिया तो एक स्क्वायर का मतलब मान हो गया 310। अब देखिए 1000 में से 310 घटाया, तो 1000 में से आप घटाइए 310, तो 0 9 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 3 गया 6। तो अब इस आयत का मान आ गया 690। तो आयत ऋण वर्ग, तो इसका मतलब 690 में से ये वर्ग का मान घटाना है 310 380। 4 से ही 1/2 तथा 2 से ही 1/8 का अंतर है। तो देखिए 4 से ही 1/2, इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो गया। क्योंकि अंतर बताना है तो ऋण आएगा। 2 से ही इसका भी विषम भिन्न में बदलेंगे तो 8 दूनी 16 1 17, तो 17/8 हो गया। अब नीचे जब हम घटाते हैं तो नीचे हर बराबर करने पड़ते हैं। तो यहाँ 2 है तो 2 का हम 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे। तो ये बराबर हो गया, नीचे तो दोनों 8 के बदले 8 आए, यहाँ 9 चौको 36 हो गया और ऋण 17। तो 36 17 दूनी 34 35 36 यानी 19 आया, 19/8। इसको आप 36 में से 17 घटाए 19 आएगा। तो फिर इसको देखिए यहाँ सही में उत्तर दे रखा है, जिसका मतलब हमने इसको विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा 19 को, 8 दूनी 16 और यहाँ देखिए 3 बचा, तो इसको क्या करते हैं हम 3 ऊपर ले जाते हैं, ये 8 हर में लाते हैं तो 2 से ही 3/8। 1000 ml बराबर है, ml का मतलब होता है मिलीलीटर, ठीक है ना। तो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर बनता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आप देखिए 200 200 200 200, तो 200 को अगर 4 बार जोड़ो या 4 से गुणा करो तो 4 दूनी 800 हो रहा है। तो इसका मतलब ये 1000 मिलीलीटर के बराबर नहीं है।
इसको देखिए 250 250 250 250, तो 250 4 बार है, तो इसको 4 बार जोड़ो या 4 से गुणा करो, तो 25 चौको 100 और 1 जीरो ये 1000, तो इसका मतलब ये 1000 मिलीलीटर के बराबर है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? 1 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर 1030 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर ये हो गया, इसमें 30 और जोड़ो तो 1030 हो जाएगा, ये तो सही है। दूसरा देखिए 2 लीटर और 75 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होते हैं और 75 मिलीलीटर में 75 इसमें और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2075, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए 3 लीटर 50 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में होते हैं 3000 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर इसमें और जोड़िए, तो ये हो जाएगा 3050 मिलीलीटर, लेकिन यहाँ पर 3500 मिलीलीटर लिखा है, तो यही गलत है, तो यही आंसर होगा। वर्ग P तथा आयत Q का परिमाप बराबर है, तो आयत Q की चौड़ाई होगी। देखिए ये वर्ग है 6 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर है, तो इसको जोड़ेंगे तो इनका दोनों का परिमाप बराबर है, तो पहले हम P का परिमाप निकालेंगे, तो P क्योंकि वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणा 4, तो 6 चौको 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका परिमाप भी 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि इन दोनों का परिमाप बराबर है। अब 24 सेंटीमीटर में इसमें लंबाई दे रखी 8 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली भी 8 सेंटीमीटर ही होगी, तो 8 और 8 16 सेंटीमीटर हो गई दोनों भुजाएं, तो हम क्या करेंगे 24 में से आप 16 कम कर दो, तो बचा 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर किसकी लंबाई बची? ये दोनों भुजाओं की, ये आमने सामने की चौड़ाई। तो आप जब 8 सेंटीमीटर दो भुजाओं की चौड़ाई है, तो एक भुजा की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके दो हिस्से करेंगे, दो का भाग आप 8 में दे दीजिए, 2 चौको 8, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। आकृति को मोहन द्वारा पढ़ी गई पुस्तकें, आकृति में होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये मोहन द्वारा ये पढ़ी गई पुस्तकें हैं, इस आकृति में दिखाई गई हैं। नीचे लिखा है एक पुस्तक बराबर 4 पुस्तकें, ठीक है। तो अब देखिए मोहन ने कुल कितनी पुस्तकें पढ़ी, प्रश्न है। तो कुल पुस्तकें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 पुस्तकें पढ़ी और एक पुस्तक का मान 4 पुस्तक के बराबर है, तो यानी 18 गुणा 4, तो 18 चौको 72 पुस्तकें पढ़ी। अगला है मोहन ने कितनी जासूसी पुस्तकों का अध्ययन किया, तो देखिए जासूसी पुस्तकें ये हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पुस्तकें पढ़ी, यानी 5, तो एक पुस्तक जो है 4 को दिखा रही है, तो 5 को 20, यानी 20 जासूसी पुस्तकें पढ़ी। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आपने ट्रायंगल बताने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये पूरा त्रिभुज हो गया, ये भी त्रिभुज है, तो ये 12 हो गए, तो कुल 12 त्रिभुज हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखिए जो अभाज्य संख्याओं की बात आती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 11 1 12, यानी 1 का अंतर है, 12 और 14 है, तो 12 और 2 14 होता है, तो 2 का अंतर, यहाँ 14 और 3 17, 3 का अंतर, 17 4 21, 4 का अंतर, तो जो अगला अंतर होगा वो 5 का होगा, तो हम 21 में 5 जोड़ेंगे, तो 21 में आप 5 जोड़िए, तो कितना होगा 26, यहाँ पे 26 आएगा। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या होगी, तो माना वह संख्या x है, तो x का 3/4, यानी x को अगर हम 3/4 से गुणा करेंगे, तो 3x/4 होगा, और अंतर बताना, तो अंतर में नहीं घटाना, और ये हो जाएगा x का 4/7, यानी x 4x/7, तो इसका अंतर है 100। तो इसके नीचे देखिए हम बराबर करेंगे, तो 7 चौको 28 बनेगा, और इसको हम गुणा करेंगे 7 या 21x, और माइनस इसका गुणा इससे करेंगे वज्र गुणा, तो 4 चौको 16, 16x बराबर 100,
तो यहाँ 21 में से हमने 16 घटाया तो 5x आया, 5x बटे 28 बराबर 100। अब x का मान हमें ज्ञात करना है तो x बराबर हो जाएगा 100 अपनी जगह रहेगा, गुणा ये 5 बटे 28 पक्षांतर हो जाएगा, बराबर के आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 28 बटे 5। अब काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 में 0 बार। अब 28 का हम 20 से गुणा करेंगे तो 28 गुणा 56 होता है। अब 20 का एक शून्य आया तो 560, वो संख्या होगी 560। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्त। देखिए इस पे अगर हम गौर करें तो 24.2.4 है, 0.36 है और 7.2 है। तो क्योंकि इसके दो अंकों के पीछे दशमलव है, तो चूंकि हमने भाग देना है सबसे छोटी संख्या का पहले उससे बड़ी संख्या में, इन दोनों का जो मौसो आएगा उसका भाग हम इसमें देंगे। तो बढ़िया है कि हम जब भाग देते हैं तो इसका दशमलव हटाएंगे, तो जब इसका दशमलव हटाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसके दो अंकों के पीछे दशमलव है, इसको भी हम तब 100 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 100 से गुणा कर दीजिए। लेकिन जब लॉस आएगा, जब इसका मौत 100 निकलेगा, तो क्योंकि हमने 100 से गुणा कर रखा है तो तब हम 100 का भाग देंगे, ये आपको याद रखना है। तो इसको हम 100 से गुणा किया तो 24 के आगे 2 जीरो आए, यहाँ जो 36 के आगे 2 जीरो आए और यहाँ 72 के आगे 2 जीरो आए। दशमलव है तो यहाँ पे हमने एक अंक के पीछे दशमलव लगाया तो ये जीरो कट गया। यहाँ दो अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ जीरो दशमलव लगाया, ये 2 जीरो कट गए। यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ एक अंक के पीछे एक जीरो कट गया। अब देखिए सबसे छोटी संख्या बची 36, तो 36 से हम डिवाइड करेंगे 240 को, तो 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 21, घटाओ 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 3 में से 1 गया 2। फिर 24 का भाग देंगे हम 36 में, 24 से कम 24, बचा 2 12, फिर 12 का भाग देंगे 24 में, तो 12 दूनी 24, यानी इन दोनों संख्याओं का जो मौसो आया 12 आया। अब तीसरी संख्या 720 है तो हम 12 का भाग 720 में भी देंगे, तो 12 छक्का 72, देखिए भाग जा रहा है, ये जीरो में जीरो बार ही भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीनों का जो मौसो आया वो आया 12। जब तीनों का मौसो 12 आया, लेकिन हमने पहले 100 से गुणा कर रखा था, तो अब हम क्या करेंगे 12 में 100 का भाग देंगे तो 12 बटे 100 हो जाएगा। तो 12 बटे 100 का मतलब जब किसी भी संख्या में हम 100 का भाग देते हैं तो उसके दो अंकों के पीछे दशमलव आ जाता है, तो 0.12 हो जाएगा। अगर आप अलग से भाग भी देंगे तो इतना ही आएगा, तो इसका आंसर होगा 0.12। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। देखिए छोटी से छोटी जहां पे बात आती है तो वहां पे समझ लीजिए हमें एलसीएम निकालना है या लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 8 के, 9 के, 12 के और 15 के। देखिए 2 चक्कू 8, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, 2 छक्का 12, 15 में 2 का भाग नहीं जाता। देखिए 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाता, 2 3 6, 15 में नहीं जाता। देखिए अब 2 तो अभाज्य संख्या छूट गई, इसको हम लास्ट में गुणा में ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाएगा। अब 3 का भाग देखिए, देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, यानी 3 में 3 का ही जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा। तो इन सबको हम गुणा करेंगे तो मौसौ आ जाएगा, फिर लौसौ, तो लौसौ बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, यानी 18, तो 18 दूनी 36, तो उत्तर आया 36 और 180 आया था, तो 180 दोना 360 होता है। तो इसका मतलब इसका लॉस हो तो 360 आया, लेकिन प्रत्येक दशम में एक शेष बचता है, तो हम क्या करते हैं 360 में एक जोड़ देते हैं, तो 361 उत्तर होगा। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य होगा। तो क्योंकि यहाँ 3/5 किलोग्राम का मूल्य दे रखा है तो हम पूरे 1 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 1 किलोग्राम का मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम करेंगे x का 3/5 बराबर 240, तो x बराबर हो जाएगा
240 अपनी जगह पे रहेगा, और गुणा ये पहली तरफ जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 अठा 24, 0, 8 पंजे 40, यानी 400 रुपए पूरे किलोग्राम का मूल्य होगा। और तब हमने 1/2 किलोग्राम का मूल्य कर निकालना है, तो 400 को हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे। तो 200 रुपए, वैसे भी हमें पता है कि 400 का आधा 200 होता है, तो यानी जब 400 रुपए का पूरा किलो मिल रहा है तो 200 का आधा किलो मिलेगा। इन सब का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 6.6 है पहले, दूसरा 6.06, तो 6 दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 10वां जीरो है, 100वां 6 है, 6.006, 6.000 और ये 6 हजारवां है। यहाँ देखिए 66 है, तो 6 इधर है, 6 इधर दाई की तरफ, और दशमलव के नीचे दशमलव और जीरो के नीचे जीरो, 0, 6, और ये हजारवां और ये 10 हजारवां। इन सबको हमने योगफल बताना, तो 6 का 6, 6 6 12 का 2, 6 सॉरी 6 6 12 का 2 हासिल 1, तो 6 और 1 7, और यहाँ पे 6, और ये 6 चक्कू 24 का 4 हासिल 2, तो 8, 84.6726, 84.6726 ये आंसर आएगा। देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये कोष्ट वालों में आपको पता है, इसमें हम सबसे पहले छोटा वाला कोष्ट हल करते हैं। तो आप इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ है 13-2 गुणा 5, तो इसमें भागू जोग का अगर हम नियम लगाएंगे, तो पहले भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना। तो भाग ने ये गुणा है, तो 5 दूनी 10, अब 13 में से 10 गया 3, तो ये तीनों अंक हमें नहीं लिखना है, केवल इन तीनों की जगह हमें इसका आंसर लिखना है अगली लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, बराबर 81 ऐसे लिखेंगे, 81 धन बड़ा कोष्ट ऐसे ही शुरू करेंगे, 159 ऋण 2, और ये मंझला कोष्ट शुरू 7 गुणा 8, और इन तीनों की जगह छोटा कोष्ट भी नहीं लगाएंगे, इनका आंसर लिख देंगे। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, पहले हम क्या किया, 2 पंजे 10 किया, या 5 दूनी 10, और 13 में से 10 किया, तो 3 आंसर आया। तो यहाँ पे हो जाएगा धन 3, और ये मंझला कोष्ट बंद और बड़ा कोष्ट बंद। फिर हमें देखिए अगले लाइन पे क्या करेंगे, 81 धन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे मंझले कोष्ट को। तो मंझला कोष्ट देखिए आपने पहले यहाँ गुणा है, तो 7 अठा 56, और 56 में 3 और जोड़ा तो 59 हुआ, 59, यानी अब हम इन तीनों को नहीं लिखना है, इन तीनों के बदले यहाँ पे 59 लिखना है। तो यहाँ पे 81 धन ये हो गया 159, 159 ऋण 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 के आगे सीधा कोष्ट है, कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणा मार देते हैं ऐसी कंडीशन में, और ये 59 हम लिख देंगे। अब केवल बड़ा कोष्ट रह गया करने को। तो बड़े कोष्ट में ये देखिए ये है, तो हम पहले क्या करेंगे, 59 का गुणा 2 से करेंगे, 60 दूना 120 होता है, 59 दूना 118 होता है, और ये एक 159 में से 118 घटाना है, तो 159 में से 118 घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, तो 41 आया। तो अब ये तीनों हमने नहीं लिखना है, इनका आंसर लिखना है 41 ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, 81 धन और ये 41 हो गया। तो 81 में अगर हम 41 जोड़ेंगे तो 1 1 2, 8 4 12, तो आंसर आया 122। तो ये वाला आंसर होगा 122। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या है। देखिए तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो कुल योग ज्ञात करना पड़ेगा। 50 का योग कितना होगा, तो 36 गुणा 50, तो 0 का 0, 5 का 30, 3 5 या 15 3 18, यानी 1800 योग हो गया इन संख्याओं का। लेकिन 1800 में गड़बड़ी क्या हुई, 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। इसका मतलब कितना कम ले लिया गया, तो हम 48 में से 23 घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 25, यानी 25 कम ले लिया गया। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1800 में 25 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 25 ज्यादा होना चाहिए था, हमें 48 लेना चाहिए था। तो 5 2 8 1, 1825 हो गया। अब औसत नया क्या निकलेगा, अब हम 50 का भाग देंगे, तो 50 दिया 150, बचा 2 3, अब उतरा 5, तो 50 छक्का
300, बचा 5 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव रखेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 5 बार देखिए भाग जा रहा है, 50 पंजा 250। तो इसका मतलब नया औसत होगा 36.5। कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 1,800 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है, तो इसको हम सीधा उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन गुणा हो गया, मूलधन हो गया 10,000 गुणा दर हो गई 6% गुणा समय हमें ज्ञात करना है x बटे 100 बराबर 1,800। तो क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 1,800 तो अपनी जगह रहेगा, गुणा 100 ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये 10,000 नीचे आ जाएगा। 10,000 गुणा 6 भी नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक ऊपर 4 जीरो है तो यहाँ भी 4 जीरो कट गए, ऊपर के 2 ये कटे 2 ये कटे। अब देखिए 6 कम 6 6 तिया 18, तो नीचे 1 आ गया तो x का मान आ गया 3। तो यानी 3 वर्ष में 1,800 हो जाएगा। तीन मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। वर्गाकार फर्श है 3 मीटर, इस पे पत्थर लगाने छोटे छोटे 20 गुणा 30 के, तो यानी 20 गुणा 30 का पत्थर एक यहाँ लगेगा, इस तरह से लगेंगे। तो कितने पत्थर लगेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पत्थरों की संख्या ज्ञात करने के लिए, टाइल्स हो चाहे पत्थर है, इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊपर हम दे देते हैं क्षेत्रफल बड़े का, जहां पत्थर लगना है पूरे का क्षेत्रफल। तो क्योंकि ये 3 मीटर भुजा का है और यहाँ पे देखो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पहले 3 मीटर के हमें सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। तो जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा तब 300 गुणा 300 हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में बदलना जरूरी होता है, क्योंकि जो टाइल्स लगने या पत्थर लगने उनका जो भुजा दे रखी है वो सेंटीमीटर में। अब यहाँ इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा टाइल्स का 20 गुणा 30। अब देखिए जीरो कटे 2 जीरो, यहाँ भी आप 2 जीरो कोई से भी काटो, 3 से 3 कट गया और 2 से इसको काटो, 2 एक कम 2, 1 10 हुआ, 2 पंजे 10 और 0, यानी 150 उत्तर आया। तो 150 पत्थर लगेंगे। इस प्रश्न में आपने क्या करना है, इसकी स्टडी करनी, जो आरेख दे रखा है और यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषयों के प्राप्तांकों का अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम में हमें प्राप्तांक लिखने हैं, तो पहले देख लीजिए यहाँ हिंदी में कितने नंबर मिले, 10 मिले, गणित में कितने नंबर मिले, 20 मिले, इतिहास में कितने नंबर मिले, 30 मिले, भूगोल में कितने नंबर मिले, 25 मिले, और संस्कृत में कितने नंबर मिले, 40 मिले। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, तो सबसे पहले हम 40 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 30, उसके पीछे है 25, उसके पीछे है 20 और तब है 10 सबसे कम। अब देखिए 40 नंबर किस में मिले, संस्कृत में, तो सबसे पहले संस्कृत आएगा, तो संस्कृत तो सब में है, अभी तक तो चारों उत्तर सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 30 नंबर किस में है, इतिहास में है। दूसरे नंबर पे इतिहास किस में है, देखिए लास्ट वाले में है, तो इसका मतलब लास्ट वाला आंसर सही है। इतिहास तीसरे नंबर पे भूगोल, तो देखिए भूगोल में 25 नंबर है, तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे गणित, तो गणित में 20 नंबर है, चौथे नंबर पे है, और सबसे कम हिंदी में है, तो लास्ट वाला उत्तर होगा डी वाला। आज मंगलवार है, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यहाँ घबराना नहीं है कि जैसे आज मंगलवार है तो आज से ठीक 7 दिन बाद मंगल होगा। तो यहाँ कितने 7 आ रहे हैं 62 में, 62वें दिन में तो सोमवार आएगा, क्योंकि 63वें दिन मंगलवार आ रहा है। तो ये कह रहा है 62 दिन बाद, तो अगर हम बाद में देखें तब तो मंगलवार ही आ रहा है, ठीक है ना। आज से 62 दिन बाद, आज मंगलवार है, ठीक है, तो आज से एक दिन बाद जो है बुध आएगा, 2 दिन बाद, यानी अगला मंगलवार
6 दिन बाद आएगा, तो क्लियर हो गया, ठीक है सॉरी। तो 62वां दिन, लेकिन ये 62 दिन बाद की बात कर रहा है, तो 62 दिन बाद जो है मंगलवार ही आएगा, क्योंकि 62वां दिन सोमवार होगा और ये 63वें दिन की बात कर रहा है, ठीक है ना। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों का कोण कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 12 पे एक सुई 12 पे होती है और एक सुई 11 पे होती है। तो आप पूरी जो सुई अगर जब एक चक्कर मारते हैं तो 360 डिग्री घूमती है एक चक्कर में। जो घंटे होते हैं वो 12 होते हैं, तो एक घंटे के बीच का जो अंतर होता है, या 5 मिनट के बीच आप कह सकते हैं, क्योंकि 12 से 1 पे जब सुई जाएगी तो ये 5 मिनट में होती है, अगर मिनट की सुई जाएगी घंटे की जाएगी तो 1 घंटा हुआ, तो यानी 12 घंटे का हम भाग देंगे, तो 12 कम सॉरी 12 तिया 36, और ये जीरो में जीरो बार, यानी 30 डिग्री जो कोण बनेगा, ठीक 11 बजे 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि घंटे की सुई 11 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे केवल 1 घंटे का अंतर हो या 5 मिनट के अंतर हो, ठीक है ना, वहां पर 30 डिग्री का कोण बनता है। चलिए अब हम हिंदी वाला पोर्शन करते हैं। पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों के आंसर देंगे। संस्कृत में एक कहावत है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म साधना का एकमात्र माध्यम है। जी हाँ, शरीर आत्मा का पवित्र पावन मंदिर है, अतः शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य अच्छा न हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है नियमित और संतुलित आहार, स्वच्छ वायु, नियमित परिश्रम, संयम और व्यायाम। शारीरिक स्वास्थ्य पर ही मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। रोगी व्यक्ति की मानसिक शक्तियां कुंठित और रुग्ण हो जाती हैं। स्वस्थ एवं गतिशील विचारों का जन्म स्वस्थ शरीर में ही संभव है। प्रश्न दिया है, धर्म साधना का एकमात्र साधन क्या है? तो ऊपर बात आई है कि धर्म साधना का एकमात्र माध्यम क्या है? हमारा शरीर है। स्वास्थ्य का अच्छा होना क्यों जरूरी है? देखिए, इस प्रश्न पे अगर हम गौर करें तो अस्वस्थ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, ऐसी बात भी नहीं आई है यहाँ पर। स्वास्थ्य पुण्य है, ये बात भी कहीं पैराग्राफ में नहीं लिखी है। अस्वस्थता पाप का फल है, ये भी नहीं लिखा गया है। लेकिन ये जो दो शब्द हैं कि रोगी व्यक्ति की मानसिक शक्तियां कुंठित और रुग्ण हो जाती हैं, तो कुंठित और रुग्ण होने जो है बुढ़ापे की निशानी है, ये आंसर सबसे ज्यादा सही लग रहा है। निम्न में से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो नियमित व संतुलित भोजन, संयम और व्यायाम, साफ हवा, ABC सभी। तो ऊपर अगर हम उसकी बात करें पैराग्राफ की, तो उसमें आया है ये सभी चीजें। उसको नियमित संतुलित भोजन भी करना चाहिए और संयम और व्यायाम भी करना चाहिए और साफ हवा की जरूरत भी है। मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो मानसिक स्वास्थ्य जो है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। ऊपर बात आ रही है कि जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अच्छे विचारों का जन्म स्वस्थ शरीर में ही संभव है, क्योंकि रोगी व्यक्ति की मानसिक शक्तियां कुंठित हो जाती हैं और जिससे उसके चिंतन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगी व्यक्ति के शरीर में उसकी आत्मा चली जाती है, ये तो गलत है। स्वस्थ व्यक्ति तेजी से दौड़ सकता है, जिससे उसके विचारों में भी गति उत्पन्न होती है, ये भी गलत है। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है, रोगी व्यक्ति की मानसिक शक्तियां कुंठित हो जाते हैं जिससे उसके चिंतन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते, परंतु वह दूसरे के दोषों को देखकर हंसता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसकी अहम भावना उसे अपने भीतर झांकने नहीं देती, वरन दूसरों के दोष निकालने तथा उपदेश देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे का आशय यही है कि व्यक्ति को उपदेश देने में तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है। मनुष्य को दूसरों को उपदेश देने से पहले विचार करना चाहिए कि जो उपदेश वह दूसरों को दे रहा है, क्या वैसा वह स्वयं भी आचरण करता है। व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए तथा उसके व्यवहार एवं नैतिक मूल्यों में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अंकित वाक्यांश अपने भीतर झांकना से आशय।
ये रेखांकित है अपने भीतर झांकना, इसका अर्थ है अपने कमीज के अंदर देखना, स्वयं के गुण दोषों का मूल्यांकन करना, अपना एक्सरे देखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ है कि हम अपने गुण और दोषों का मूल्यांकन करें। कौन सी भावना मनुष्य को आत्म मूल्यांकन से रोकती है? अहम भावना। तो जो अहम भावना का अर्थ है अहंकार, जो हमारा मन का अहंकार है वो हमें अपने भीतर को झांकने नहीं देता। दूसरे को उपदेश देने से पहले मनुष्य को क्या विचार करना चाहिए? क्या उपदेश दे, कब उपदेश दे, क्यों उपदेश दे, मेरा स्वयं का आचरण उपदेश के अनुरूप है या नहीं। तो ये बात बिल्कुल पैराग्राफ पे आई है कि अगर हम दूसरे को उपदेश देते हैं तो उससे पहले हमें खुद के आचरण का मूल्यांकन करना चाहिए। किसे उपदेश देने का भी अधिकार नहीं है। जो दूसरों के गुण देखता है, जो उपदेश को अपने व्यवहार में उतार सकता है, जो अपने दोष देखता है, जो कहता कुछ है और करता उसके विपरीत है, तो उपदेश देने का अधिकार नहीं है। तो जो दूसरों के गुण देखता है तो वो तो उपदेश दे सकता है, जो उपदेश को अपने व्यवहार में उतार सकता है वो भी दे सकता है, जो अपने दोष देखता है वो भी दे सकता है, लेकिन जो कहता कुछ है और करता कुछ विपरीत है वो उपदेश नहीं दे सकता है। इसलिए यही आंसर होगा। यह अनुच्छेद किस बात पर जोर देता है? दूसरों के दोष निकालने पर, मनुष्य की अहम भावना पर, कथनी और करनी में समानता पर, दूसरों को उपदेश देने पर। तो ये जो जोर देता है, ये दूसरों को उपदेश देने पे जोर नहीं देता। अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के, ये जो जोर दे रहा है कथनी और करनी के समानता पर, अगर हम इसका जो निचोड़ निकालें तो ये इसका कहने का आशय है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अगर हम दूसरे को दोष देते हैं, उपदेश देते हैं, तो पहले हमें स्वयं के आचरण में उसे उतारना चाहिए। आधुनिक युग में समाचार पत्रों का अत्यधिक महत्व है। समाचार पत्र ही देश विदेश की प्रतिदिन की गतिविधियों और घटनाओं का विवरण घर बैठे देकर व्यक्ति को विश्व तथा देश के विभिन्न भागों से जोड़ने का कार्य करते हैं। समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की जानकारी, समाचार, सूचनाएं एवं विज्ञापन होते हैं। समाचार पत्र मनोरंजन के साथ समाज की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विचारधारा को भी व्यक्त करते हैं। सत्य तो यह है कि समाचार पत्र सरकार और जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं। ये जनता के विचारों, आशाओं तथा गतिविधियों के दर्पण हैं। पहला प्रश्न है, समाचार पत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह प्रतिदिन छपते हैं, इन्हें लाखों लोग पढ़ते हैं, यह घर बैठे लोगों को देश दुनिया से जोड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोग घर बैठे पूरे देश दुनिया से जुड़ सकते हैं। समाचार पत्रों में क्या क्या होता है? तो समाचार तो होते ही हैं, विभिन्न जानकारियां भी होती हैं, विज्ञापन भी होते हैं, तो ये सभी होते हैं। तो इसका मतलब, इसका आंसर ये सभी होगा। निम्न में से किस विचारधारा को समाचार पत्र व्यक्त नहीं करते? राजनीतिक विचारधाराएं व्यक्त होती हैं, आर्थिक होती हैं, सामाजिक होते हैं, आतंकवादी विचारधाराओं को प्रकट नहीं करते। समाचार पत्र किसके मध्य कड़ी का कार्य करते हैं? जनता व सरकार, समाचार व पाठक, जनता व प्रजा, संवाददाता। तो जो कार्य करते हैं कड़ी जोड़ने का, जनता को सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। समाचार पत्र जनता के विचारों का दर्पण है, इसका अर्थ क्या है? तो समाचार पत्र जनता अपना रूप देख सकती है। समाचार पत्र में जनता की आशाओं, विचारों और गतिविधियों को छापा जाता है। बिल्कुल सही आंसर। पुरुषार्थ ही जीवन है। उद्यमी व्यक्ति ही विश्व में सफलता प्राप्त करता है। वह अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। वह जीवन लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से संघर्ष करता है। असफलता मिलने पर जो व्यक्ति दुगने उत्साह के साथ से कार्य करता है वही पुरुषार्थी है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाला व्यक्ति संसार पर बोझ है। ऐसे व्यक्तियों और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले निष्क्रिय व्यक्ति को भी मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं है। पुरुषार्थी व्यक्ति पृथ्वी के समस्त वैभव को प्राप्त करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होता है। यहाँ तक कि पुरुषार्थी व्यक्ति देवत्व तक को प्राप्त कर लेता है। अब पहला प्रश्न है,
उद्यमी व्यक्ति किस प्रकार सफलता प्राप्त करता है? लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से संघर्ष करके, सो करके, घर में बैठे रह करके, भाग्य के भरोसे। तो ये जो प्राप्त करता है सफलता, वो लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से संघर्ष करके करता है। पुरुषार्थी व्यक्ति की क्या पहचान है? बाधाओं से हार मान लेना ये तो नहीं है, असफलता से डर जाना ये भी नहीं है, असफलता मिलने पर दोगुने उत्साह से कार्य करना बिल्कुल यही पहचान है। निष्क्रिय व्यक्ति किसे कहा गया है? पुरुषार्थी व्यक्ति को तो नहीं कहा गया है, उद्यमी व्यक्ति को भी नहीं कह सकते, भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले व्यक्ति को ही निष्क्रिय व्यक्ति कहते हैं, मेहनत करने वाले व्यक्ति को भी हम निष्क्रिय नहीं कहते। हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ है हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठना, ये तो अर्थ भावार्थ नहीं है इसका, कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। जब आदमी कुछ नहीं करता तो हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाता है। स्वार्थी व्यक्ति निम्न में से क्या प्राप्त नहीं करता? संसार का वैभव, देवत्व, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अपयश। तो संसार का वैभव तो प्राप्त करता है, देवत्व भी प्राप्त करता है और ये सब चीजें प्राप्त करता है, अपयश कभी भी प्राप्त नहीं करता है। अगला और लास्ट पैरा हम पढ़ेंगे। वैसे तो पेपर में 4 पैरा ही आते हैं, लेकिन इस मॉडल पेपर में 5 पैराग्राफ बनाए थे, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि हम ज्यादा तैयारी करें। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। यह कहानी के समान किसी सच्चाई को समझाने की एक शैली है। यूं तो मनुष्य ही आपस में बातचीत करते हैं, परंतु साहित्य में मनुष्यों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, नदी पर्वतों और सूर्य व चंद्रमा आदि के मध्य भी बातचीत कराई जाती है। इनके मध्य होने वाले संवाद की सुंदरता लेखन की कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। संवाद भावानुकूल होने चाहिए। भावों के अनुरूप संवाद के वाक्य छोटे या बड़े हो सकते हैं। संवाद की भाषा पात्रों की योग्यता के अनुसार सरल व कठिन हो सकती है। वास्तविक जीवन में आपस में कौन सा संवाद बातचीत करते हैं? तो वास्तविक जीवन में देखिए आपस में जो संवाद करते हैं वो केवल मनुष्य कर सकते हैं, बाकी नहीं करते हैं। कहाँ पेड़ पौधे भी आपस में बातचीत कर सकते हैं? यथार्थ में, विज्ञान में, साहित्य में, समाज में। साहित्य में मनुष्यों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, नदी पर्वतों और सूर्य व चंद्रमा आदि के मध्य भी बातचीत कराई जाती है। तो जो आपस में बातचीत कराई जाती है वो कराई जाती है साहित्य में। संवाद की सुंदरता किस बात पर निर्भर करती है? लेखन की कल्पना शक्ति पर, पुस्तक के आकार पर, लेखक के सुलेख पर, लिखने की गति पर। तो ये जो निर्भर करते हैं लेखक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। संवाद की भाषा किसके अनुसार होनी चाहिए? यहाँ पर बात आई है कि संवाद की भाषा पात्रों की योग्यता के अनुसार सरल व कठिन हो सकती है। तो इस संवाद की भाषा किसके अनुसार होनी चाहिए? तो पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है ना, ये पैराग्राफ में यही बात लिखी गई है। भावानुकूल का संधि विच्छेद होगा क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भाव धन अनुकूल, भावानुकूल हो गया, अधन अ मिलके आ बन रहा है, तो भाव धन अनुकूल, ये सी वाला बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये 100 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। ये बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर था, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट था। तो अगर जरा भी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।